पाकिस्तान और फिफ्थ जनरेशन वॉर। पाकिस्तान की तारीख निहायत अजीब है। क़याम से लेकर आज तक ये मुल्क मुसलसल हालत जंग में ही रहा है और एक नाजुक सूरत हाल है जो हमारा पीछा छोड़ने को किसी सूरत तैयार नजर नहीं आती। मुल्क के क़याम के कुछ ही अरसे बाद दो नारे निहायत उम्दगी से अवाम में फरोख्त किए गए। एक, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, और दूसरा, पाकिस्तान की बका को खतरा लायक है। अजीब बात यह है कि कभी किसी ने उठकर पूछा नहीं, साहब अगर पाकिस्तान की बका को खतरा लायक है तो हम पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए कैसे बनाएं, और अगर पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बनाए तो पाकिस्तान की बका को खतरा क्यों लायक है। आजकल फिर ये दो नारे आपको हर जानिब सुनाई दे रहे होंगे, और अहम बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में एक नारा फिफ्थ जनरेशन वॉर का भी आपके कानों से मुसलसल टकरा रहा होगा। फिफ्थ जनरेशन वॉर को समझने के लिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन वॉर को समझना होगा। मामला यह है कि जर्नैलों की यह पांचवी जनरेशन है जो आवाम को बता रही है कि खतरा है। जब पाकिस्तान बना तो गोरे ने हिंदुस्तान के वसाइल बांटे और नौजायदा पाकिस्तान को दिए गए वसाइल में बड़ी तादाद फौज की थी, यानी फौज को वसाइल के खाने में हमें टिका दिया गया। हमें हिस्से में मिलने वाली फौज हमारे कुल वसाइल का 33% के करीब थी, यानी एक कमजोर और इक्तिसादी तौर पर निहायत लागर और नौजायदा मुल्क के हवाले एक बड़ा बोझ कर यह कहकर किया गया कि ये आपके वसाइल हैं। इसलिए सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हमने फौज इसलिए नहीं बनाई कि खौफ था, बल्कि हमें खौफ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि फौज थी। फिर इस बड़ी फौज ने कुछ ही अरसे बाद खौफ है, मुल्क की बका खतरे में है के नारे के साथ मुल्क के इक्तदार पर कब्जा कर लिया और फर्स्ट जनरेशन वॉर का आगाज हो गया। अयूब खान ने कई अखबारात और रसाइल बंद करवा दिए। पहली बार सरकारी ईमा से चलने वाली न्यूज एजेंसी बनाई जो अपनी मर्जी के जहां से फतवे और खबरें वो शाया की जाती थी, और मुल्क में जमहूरियत के लिए उठने वाली आवाजों और इंसानी हुकूक के नारे लगाने वाले लोगों को जेलों में डालने और कत्ल करने का आगाज हुआ। इस दौरान, इसी फर्स्ट जनरेशन वॉर के दौरान, फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया और बाद में वो एक निहायत पुरस्कार तनाजुर में या अंदाज में या हालात में फौत हो गए। वो हालात कभी कौम के सामने नहीं आ पाए क्योंकि मुल्क तब भी हालत जंग में था, अब भी हालत जंग में है। ताहम जमहूरियत के लिए मुजाहरे होते रहे और किसी न किसी सूरत में सहाफियों, वकला और जिंदगी के दीगर शोबों की जानिब से मुजाहमत जारी रही, तो बिल आखिर मजबूर होकर अयूब खान ने इक्तदार छोड़ दिया। मगर यह इक्तदार अवाम के सुपुर्द नहीं किया गया, बल्कि अयूब खान ने अपने जानशीन जनरल याहिया खान के गिर्द को ये इक्तदार सौंप दिया। याहिया खान ने जो ही शराब का पहला घूंट भरा और महंगे सगार का पहला कश लगाया, मुल्क में सेकंड जनरेशन वॉर का भी आगाज हो गया। उसके साथ ही मुख्तलिफ फनकारों और दानिश्वरों को खरीदा गया और सेकंड जनरेशन वॉर के लिए मवाद की तशहीर शुरू हो गई। नारा तब भी यही था, मुल्क हालत जंग में है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। मुजीबुर रहमान ने दूसरी जानिब मशरकी पाकिस्तान में जुबान और शहरी आजादियों के मुतालिबात किए और उसकी अवामी हिमायत देखकर हमें मगरबी पाकिस्तान में बताया गया कि मुजीबुर रहमान दुश्मन का एजेंट और गद्दार है और मुल्क को तोड़ना चाहता है। उधर मुजीबुर रहमान मुसलसल मफाहमत और सियासी अंदाज से एक के बाद एक सियासी कोशिश करते रहे कि किसी तरह से करारदाद लाहौर में तय किए गए ज़ाब्ते के मुताबिक पाकिस्तान के वफाक के साथ रहते हुए ज्यादा से ज्यादा दस्तूरी आजादी मुमकिन हो। उनके हामियों को चुन चुनकर इबरत का निशाना बनाया गया और दरबारी सहाफियों से अपने कसीदे लिखवाते हुए कौम को बताया गया कि मुल्क हालत जंग में है। नतीजा सुकूत ढाका की सूरत में निकला। मगर सेकंड जनरेशन वॉर की हालत देखिए कि जिस रोज मशरकी पाकिस्तान में फौज हथियार डाल रही थी, उस रोज मगरबी पाकिस्तान के अखबारात में खबर छाया हुई थी कि फतह तक जंग जारी रहेगी। मगरबी पाकिस्तान में लोगों को मालूम ही ना हो सका कि मशरकी पाकिस्तान में बसने वाले हमारे अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ क्या हुआ। फिर मुल्क टूट गया तो याहिया खान ने इक्तदार से अलहदगी इख्तियार करके बाकी बच जाने वाले मुल्क का इंतजाम जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया कि अब वो भारत में कैद फौज को वापस लाएं और मुल्क को की तबाह हाल सूरत हाल का कोई हल निकालें। धीरे धीरे से हालात मामूल पर आने लगे। मुल्क में दस्तूर बना, कैद फौज वापस लौटी, शिमला मुआहदा हुआ और पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़वाम को आपस में जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। ताम भुट्टो साहब के दौर में भी अखबारात, वसाइल, इख्तलाफात के लिए जगह ये सब महदूद ही रहे, इसलिए कि सेकंड जनरेशन वॉर चल रही थी। सेकंड जनरेशन वॉर भुट्टो साहब के दौर में भी चलती रही है। जमहूरियत ने भी थोड़ी सी जड़ पकड़ी थी कि ज़ियाउल हक ने
जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया, अदालत से जाली अंदाज से सजा दिलवाई और मुल्क में फिर नारे बुलंद होना शुरू हो गए कि मुल्क हालत जंग में है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। मगर तीसरे जर्नैल के साथ ही मुल्क में थर्ड जनरेशन वॉर का भी आगाज हो गया। इस दौर में मुल्क में जिहादी तैयार करवाए गए, पुरानी मसाजिद में नफरत आमेजी के जहर घोले गए, मजहबी मदारिस में तशद्दुद की तरबियत का आगाज हो गया और बाजार गर्म हो गया। मुल्क का दस्तूर पामाल करने वाले खुद अमीरुल मोमिनीन बन गए। सहाफियों और इंसानी हुकूक के कारकुनान को चुन चुन के निशाना बनाया गया और चूं चुरा करने वाले हर शख्स पर पहला ठप्पा यह लगाया गया कि वह दुश्मन मुल्क का एजेंट और मुल्क का गद्दार है। फिर मुल्क के इदारे तबाह करके, मुल्क का तालीमी निजाम तोड़ के, तालीमी ढांचा तक बर्बाद करके और मुल्क को तशद्दुद और शिद्दत पसंदी के अंधेरों में झोंक कर जियाउल हक 11 साल मार्शल लॉ के बाद जहाज हादसे में जहाने फानी से कूच कर गए और एक मफलूज और टूट फूट का शिकार मुल्क फिर पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया गया। जमहूरियत की इब्तिदा हुई तो साथ ही फिर अस्करी ऐवानों से मुल्क हालत जंग में है, मुल्क खतरात का शिकार है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क की बका खतरे में है और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है के नारे के साथ ये बुलंद होना शुरू हो गए। सियासी जमातों की तोड़फोड़ फिर शुरू हो गई। पाकिस्तानी कौम के पैसे ब्रीफ केसों में भर के नए सियासी पौधे लगाने का अमल भी शुरू कर दिया गया। लूली लंगड़ी किस्म की जमहूरियत गैर यकीनी के साए में कदरे आगे बढ़ी थी कि जनरल मुशर्रफ ने एक रोज फिर जमहूरियत का पौधा उखाड़कर कौम को बताया कि इसने तो जड़ी नहीं पकड़ी थी। हमें अपने पहले खिताब में मुशर्रफ से सुनना पड़ा, मुल्क हालत जंग में है, मुल्क की बका खतरे में है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है। इसके साथ ही मुल्क में फोर्थ जनरेशन वॉर का आगाज हो गया। उसके बाद मुल्क में लोग लापता होने लगे। ये सिलसिला जो पहले नहीं था ये शुरू हो गया। सियासी पार्टियां फिर जोड़ तोड़ से तख्लीक और तखरीब के अमल से गुजरने लगीं। मधा सरा किस्म के सहाफ़ी और दानिश्वर सामने लाए गए और वह तमाम अफराद जो किसी भी तरह मुशर्रफ की आमरीत पर बोल सकते थे उन्हें मुश्किलात का शिकार किया गया। मुल्क को 9/11 के तनाजुर में अमरीकी गुलामी में दे दिया गया। सवाल करने वालों पर गद्दारी के फतवे लगना शुरू हो गए और मुल्क में शिद्दत पसंदी को दहशत गर्दी में तब्दील करने का आगाज हुआ। पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानी सरजमीन से उड़ने वाले अमरीकी ड्रोन हमले शुरू हो गए। मुल्क के हजारों शहरियों को किसी भी अदालती या कानूनी चाराजोई के बगैर अमरीका के सुपुर्द कर दिया गया और मुसलसल यह सजा भी बुलंद होती रही। मुल्क हालत जंग में है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क की बका खतरे में है और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। 9 बरस के बाद मुसलसल किसी न किसी शक्ल की मुजामत के बाद कौम ने इस आमरीत से जान छुड़ाई तो मुल्की इदारे टूट फूट का शिकार थे और इन सिविलियन इदारों की कमजोरी की वजह बनने वाले अस्करी हल्के कौम को बता रहे थे कि सिविलियन इदारों की कमजोरी की वजह रियासती हाकमियत आला और पॉलिसी साजी पर ये सियासतदानों की वजह से है, इसलिए कि असल हक इस पर तो जर्नैलों का था। फिर उसके साथ ही 5th जनरेशन वॉर का आगाज भी हो गया। कौम के खिलाफ पिछली जंगों में यह सीखा जा चुका था कि इक्तदार पर बराह रास्त कब्जा करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि किराए के ऐसे सियासी रहनुमा दस्तयाब होते हैं जो इक्तदार मांगते हैं, इख्तियारात से उनको कोई गरज नहीं होती। मुल्क एक बार फिर गद्दार और गैर मुल्की एजेंट के नारे सुनाई देने लगे। मुल्क भर में फिर सुनाई देने लगा कि मुल्क हालत जंग में है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान की बका खतरे में है और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। अब लेकिन साथ ही यह भी बताया जाने लगा है कि फौज की बनाई हुई पॉलिसियां असल में इल्हामी होती हैं और उन पर एतराज करने से कोई शख्स खुद ब खुद काफिर भी हो जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जनरेशन वॉर के दौरान निज़ाम तालीम में झूठ बढ़ा कर और तारीख को बदतरीन अंदाज से मस्क करते हुए नौजवानों के दिमागों से सोच, ख्यालात और सवालात छीनने के तनाजुर में इस बात का यकीन कर लिया गया है कि अब कम अज कम कौम में कोई सोचने वाला या सवाल करने वाला नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो यकीनन वो किसी दूसरे मुल्क का ही आलाकार हो सकता है। कौम को बताया गया है कि सवाल करने वाले असल में मुल्क दुश्मन होते हैं और वो सवाल करके लोगों में सोच का कोई जरासीम या मुताले का कोई वायरस डाल सकते हैं। इसलिए अपने कान और आंखें बंद कर लें और जितना और जैसा बताया जाए उसको हकीकत समझकर ईमान ले आएं। अगर कहीं कोई सवाल करता मिले तो समझ लीजिए कि उसे कोई बैरूनी मदद हासिल है, क्योंकि हमारे निजाम से ऐसा कोई शख्स कैसे पैदा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। 5th जनरेशन वॉर यही है कि अब कौम की 5वीं जनरेशन है जो अपने हुकूक के खिलाफ अपने ही लोगों के हाथों मुसल्लत करदा एक जंग देख रही है। 1st जनरेशन वॉर से लेकर 5th जनरेशन वॉर तक ताहम एक बात निहायत मुश्तरक है और वो है अपनी गुलामी की जंजीरों से प्यार कीजिए, अपने सरों पर गुलामी की दस्तारें सजाइए और जोर से नारा लगाइए, खबरदार कोई ना बोले, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है, मुल्क की बका खतरे में है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है।
फर्स्ट जनरेशन वॉर से लेकर अब तक हमारी 5वीं जनरेशन है जो खुराक की किल्लत, भूख, बीमारियों, सेहत, गंदगी, अदम तहफ़्फ़ुज़, जहालत, तशद्दुद, शिद्दत पसंदी और समाजी टूट फूट का शिकार है। 6th जनरेशन वॉर की पेशनगोई मैं अभी से कर देता हूं। आपको मुमकिन है कहा जाए कि मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा सांस लेना काफिरों का काम है, या दिन में 2 वक्त रोटी खाना दुश्मन मुल्क की साजिश है, या बच्चों की तालीम का सोचना इल्हाद के जुमरे में आता है, या साफ पानी मांगना असल में मुल्क और कौम से गद्दारी है। इसलिए इससे इज्तिनाब बरतिए, सर नीचा रखिए, उफ तक न कीजिए, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है, मुल्क की बका खतरे में है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है।